मेरा नाम निपुण है और आज आप लोगों को एक मेरे साथ घटी कहानी तो नहीं बल्कि मेरे से जुड़ी एक कहानी लेकर आया जो घटी थी मेरे साथ साल 2015 में। उस समय मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज मेरे घर से दूर था तो मैं वहाँ पे हॉस्टल पे रुका था। हॉस्टल में एक रूम में 2 लोग रुकते थे। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मेरा रूममेट वहाँ पे पहले से मौजूद था। मैं आपको बता दूं, मेरा स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज रहा है। मैं हमेशा लोगों से बहुत बातें किया करता था। लोगों से मेरी बहुत जल्दी बनती थी, तो मैं चाहता था कि जिसके साथ भी मेरा हॉस्टल रूम शेयर हो मेरी उससे भी खूब बने। तो मैं गया तो मैंने देखा कि एक लड़का है जो मेरे ही बैच का है, मेरी ही क्लास का है। तो मैं सोचा कि शायद इससे मेरी खूब बनेगी, लेकिन मुझे एक ऐसा रूममेट मिला था जो बात ही नहीं करता था, मुझसे क्या किसी से भी नहीं। वो बस चुपचाप रहता था। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश करी लेकिन वो बंदा मुझे इग्नोर कर देता था। मेरे को लगता था कि शायद ये अलग ही एटीट्यूड में रहता है, ये बात ही नहीं करना चाहता। जब क्लासेस भी शुरू हुई तो वो मुझसे क्या किसी से भी बात नहीं करता था। वो बस क्लास लेता था, वापस आकर अपने रूम में आके बैठ जाता था। हम दोनों एक रूम में रहते थे लेकिन हम दोनों के बीच में बातें नहीं होती थी। करीब 1.5 महीना तक ऐसी रहा, लेकिन 1.5 महीने बाद वो बंदा आके मुझसे खुद बात करने लगा। एक दिन वो अपने आप मेरे पास आया और उसने बोला कि भाई मैं तेरा फोन यूज कर सकता हूँ। मैं उसकी तरफ देखा और मैंने बोला कि भाई 1.5 महीने में आज तू मेरे से पहली बार बात की है। उसे बोला कि मैं तेरा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा ले भाई। उसने फोन से किसी से बात करी और मुझे फोन उठा दिया। उस दिन के बाद से उसमें और मेरे में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब भी हम दोनों में इतनी बात नहीं होती थी लेकिन थोड़ी बहुत होती थी। वो थोड़े बहुत अपने बारे में बताता तो मैं उसको अपने बारे में बताता था, लेकिन उस सेशन में उसके लिए मैं ही पहला लड़का था जिससे उसने बात करी थी, वरना वो किसी से बात नहीं करता था। ऐसे लड़के, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते थे। अब उससे मेरी बातचीत शुरू हो चुकी थी तो थोड़ा बहुत हमारे में हंसना खेलना भी लगा रहता था, लेकिन वो सिर्फ रूम में, क्योंकि वो रूम से बाहर ही नहीं आता था। अब बात आती है पहले सेमेस्टर के एग्जाम की। मैं आपको बता दूं, वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा से कमजोर रहा था। 12th में भी मेरे ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो मेरे को लग रहा था कि कॉलेज में भी यार पता नहीं कैसे मैं पास होऊंगा। लेकिन वो तो शुक्र था मेरे रूममेट का। मैं आपको बताऊं तो वो पढ़ाई करता रहता था, लेकिन वो कभी भी कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता था। उसके पास 5-6 ऐसी किताबें थी मोटी मोटी सी, जिसके ऊपर भूरे कलर का, ब्राउन कलर का कवर चढ़ा हुआ था। वो बस उन्हें पढ़ता रहता था। वो किताबें पूरी हिंदी में थी। मैं उससे पूछता था कि भाई तू क्या पढ़ता रहता है? तो वो कहता बस यार मुझे कहानियां पढ़ने का शौक है। मुझे नहीं पता था कि वो किताबें किस चीज की हैं। वो बस उन्हें ही पढ़ता रहता था। जब सेमेस्टर के एग्जाम भी होते थे वो बंदा तब भी वही किताबें पढ़ता रहता था। मैं उससे कहता था कि भाई तू पढ़ रहा है, तू एग्जाम कैसे देगा? यही सब अपनी कहानियां लिख के आएगा क्या? वो मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता कि तू मेरी टेंशन मत ले, मैं कर लूंगा। मैंने कहता कि भाई अगर इतना ही है तो मुझे भी बता दे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं, परसों से सेमेस्टर एग्जाम है, मैं कैसे एग्जाम दूंगा? तो वो बंदा मेरे करीब आता और मुझे कुछ टॉपिक बताता है। वो कहता कि तू इन टॉपिकों को याद कर ले, इनको रट ले, इन्हीं में से पेपर आएगा और तेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं कहता तुझे कैसे पता? वो कहता जो मैं कह रहा हूं तो वो करके तो देख। फिर मैं भी उसकी बात सुनता, क्योंकि इतना सारा सिलेबस मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैंने वो जो उसने टॉपिक बताए थे वो मैंने टॉपिक एकदम रट लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 80% पेपर उसके बताए हुए टॉपिक में से ही आया। जब मैंने वो पेपर देखा तो मेरे मुंह पे मुस्कान आ गई। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा पेपर आज से पहले कभी भी मैंने किया ही नहीं था। मैंने खूब अच्छे से वो पेपर किया और जब पेपर देकर मैं वापस आया तो उससे मिला और मैंने कहा कि भाई तुझे कैसे पता था कि ये एग्जाम में आएगा? उसने बोला कि मुझे सब पता है भाई, तू टेंशन मत ले। आने वाले आगे 6 जितने भी एग्जाम थे उसमें सारे एग्जाम्स में मुझे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है। और यकीन करें उन 6 के 6 एग्जामों में सारे बताए हुए टॉपिक में से ही पेपर आया। जब रिजल्ट आया तो उस बंदे ने, मेरे रूममेट ने टॉप किया। मैं चौंक गया कि ये बंदा पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे सब पता और इसने टॉप किया। मेरे भी अच्छे नंबर आए। मैं टॉप तो नहीं किया लेकिन मैं भी टॉप 5 में था। इतने ज्यादा नंबर आज से पहले मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं आए थे। मैं इतना खुश था ना। उस बंदे से मेरी फिर इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मुझे भी तब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके पास ऐसा क्या है जो उसे सब पता है। अब ऐसे ही करते करते हमारा समय बीत रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर हुआ, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर। लेकिन दोस्तों एक चीज जो थी वो सबसे अजीब थी उस बंदे में कि वो सिर्फ खाना खाने के लिए कैंटीन हमारे मेस में आता था, उसके अलावा वो नहीं जाता था कहीं भी। वो पूरे टाइम अपने रूम में बैठा वो किताबें पढ़ता रहता था। मैंने कई बार उसे बोला कि मेरे साथ बाहर घूमने जाया कर, वो नहीं जाता था। यहां तक कि वो 1.5 साल में एक भी बार अपने घर तक नहीं गया था।
वो बस हॉस्टल में पड़ा रहता था। मैं उससे कहता था कि यार तुझे बोर नहीं होता, तू बाहर क्यों नहीं जाता? वो कहता मुझे ऐसी ही पसंद है। कई बार मैंने जब ध्यान से नोटिस किया तो मैंने देखा कि उसके शरीर पे कई बार जख्मों के चोट के निशान मुझे दिखते थे, कभी माथे पे, कभी हाथ पे, तो कभी वो लंगड़ाता हुआ मुझे दिखाई देता था। मैं पूछता था कि तुझे क्या हो गया? वो मुस्कुरा के कहता था कि यार मेरे को चोट लग गई, मेरा पट के गिर गया। वो ना ही कहीं बाहर जाता, ना ही हमारे साथ ग्राउंड में खेलता, लेकिन उसकी चोट लगी रहती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन उसके शरीर पे मुझे जख्मों का या चोट का कोई निशान ना मिले। कहीं से वो टूटा फूटा मुझे मिलता ही था, लेकिन कैसे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने कुछ होता ही नहीं था। बस अब ऐसी ही लाइफ उसकी चल रही थी और मेरी भी। मैं भी उससे खुश था और वो अपनी लाइफ में बढ़िया चल रहा था। सेमेस्टर के बाद कुछ दिन की छुट्टियां पड़ी थी। काफी सारे बच्चे अपने अपने घर निकल गए थे, लेकिन कुछ बच्चे थे जो नहीं गए थे। उनमें से मैं भी था और मेरा रूममेट भी। उस समय शाम के समय जितने भी बच्चे हॉस्टल में रुके हुए थे वो आकर बाहर ग्राउंड में खेलते थे। कोई क्रिकेट, कोई बैडमिंटन, तो कभी बास्केटबॉल। मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो शाम के समय मैं भी क्रिकेट खेलने नीचे चला जाया करता था, लेकिन वो नहीं आता था। एक दिन मैं ऐसे ही शाम के समय बाहर क्रिकेट खेल रहा था तो एक जूनियर फर्स्ट ईयर का बच्चा मेरे पास आता और वो मुझसे बोलता है कि भैया आपके पास पुराने ईयर की बुक्स पड़ी होंगी, मुझे चाहिए थी। मैंने कहा मेरे पास कुछ पड़ी हैं। उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे लाके दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। मैं कहता हूँ ठीक, तो यहीं रुक, मैं बुक्स लेके आता हूँ। और मैं बुक लेने के लिए वापस रूम में जाता हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम के पास पहुँचता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं अपने रूम का गेट खोलता हूँ तो मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मैं जैसे ही अपने रूम का गेट खोलता हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरा रूममेट हवा में लटका हुआ होता है। वो कम से कम 4 से 5 फीट ऊंचा हवा में लटका होता है और उसके हाथ पैर वो तड़प रहा होता है, ऐसा जैसे कोई मछली पानी से निकलने के बाद तड़पती है ना, बिल्कुल वैसी। मुश्किल से मैं सिर्फ उसे 1 से 2 सेकंड ही देख पाता हूँ, हवा में लटका हुआ, और एकदम से वो जमीन पे आके नीचे जोर से धाम से गिरता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मैंने अभी ये क्या देखा। मेरे चेहरे के रंग उड़ चुके थे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बड़ा डर सा लगा कि ये कैसे हवा में लटक रहा था, हवा में झूल रहा था बिना किसी चीज के। डर के मारे मैं 1-2 कदम पीछे आ जाता हूँ। मैं उसको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता हूँ, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो जमीन पे लेटा होता है और उसके मुंह पे दर्द अलग तरीके से दिख रहा होता है। वो हिम्मत करके उठता है और मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मैं वहां से भाग जाता हूँ। मैं उधर से तुरंत भागता हूँ। वो मेरे को आवाज मार रहा होता है पीछे से, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है, वो मुझे बुला रहा होता है, लेकिन मैं नहीं सुनता और मैं वहां से भाग जाता हूँ। मैं हॉस्टल से बाहर आता हूँ और हॉस्टल के बाहर एक लोहे की बेंच पड़ी होती है, उसके पास आके बैठ जाता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में घबराहट बढ़ गई थी एकदम से उस चीज को देखकर। ये क्या कर रहा था, ये हो क्या रहा था, यही सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही होती है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आती है कि यार कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं था, वो नीचे जमीन में गिरा, उसकी चोट भी लग गई, मुझे एक बार उसको जाकर देखना चाहिए, ऐसे भाग कर आना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से मन बनाता हूँ और पक्का दिल करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऊपर जाकर जैसी सीढ़ियां चढ़ ही रहा होता हूँ तभी देखता हूँ वो लंगड़ाता हुआ सीढ़ियों के पास आ चुका होता है। मुझे देख के मुस्कुराता हुआ बोलता है कि भाई मेरी बात तो सुनो 1 मिनट। मैं उसके पास जाता हूँ और उसको वहां से लेकर रूम की ओर ले जाता हूँ। मैं उसको रूम में बैठाता हूँ। हम वहां पे रूम में बैठते हैं और वो मुझे देख के बोलता है कि भाई जो भी तूने अभी रूम में देखा ना, वो बस किसी को बताइए मत। मैं बस उससे ये पूछता हूँ कि ये क्या था। उसके चेहरे पर अलग ही डर दिख रहा था। मैं उससे दोबारा बोलता हूँ कि क्या हो रहा था भाई, मुझे कुछ बताएगा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द ना निकले। मैंने उससे बोला कि अगर तूने मुझे कुछ नहीं बताया कि तू ये क्या कर रहा था, तो मैं जाकर सबको बता दूंगा कि तू अभी क्या कर रहा है। वो डर जाता और मुझसे बोलता कि देख मैं तेरे को सब बताता हूँ, सच बताऊंगा, लेकिन तू किसी को कुछ नहीं बताएगा कि तूने अभी क्या देखा, और जो मैं तुझे आगे बताने वाला हूँ तू कसम खा मेरी कि तू किसी को नहीं बताएगा। मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं कसम खाता हूँ और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तू मुझे बता, सच सच बता कि क्या है। वो तब मुझे सच बताता है कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा था। तो मुझे बताता है कि भाई जो तूने अभी जब देखा ना, वो सब एक तरीके की पनिशमेंट थी। पनिशमेंट? मैंने कहा कैसी पनिशमेंट? उसने मुझे बताया कि तू यक्षिणी के बारे में जानता है। मैंने कहा नहीं, ये क्या होता है? तब उसने मुझे एक अपनी पुरानी कहानी के बारे में बताया जो 3 साल पहले उसके साथ कुछ हुआ था। उसने बताया कि उसके जो दादाजी थे
वो गांव के बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत तंत्र क्रियाएं किया करते थे। इसके भाई बहनों में से सबसे ज्यादा वो इसे ही प्यार करते थे क्योंकि इसको भी तंत्र क्रियाओं में बहुत रुचि रही थी, बहुत इंटरेस्ट रहता था इसका। वो काफी तंत्र क्रियाएं करते थे और इसको भी उन्होंने कई तंत्र क्रियाएं सिखाई थी। लेकिन एक चीज थी कि उसके दादाजी के पास एक यक्षिणी थी जो उन्होंने सिद्ध करी थी काफी पहले। लेकिन जब उनका आखिरी समय चल रहा था, जब उनकी आयु पूरी होने वाली थी, जब उनकी मृत्यु नजदीक थी, तो उससे पहले उन्होंने जो यक्षिणी उन्होंने सिद्ध करी थी वो उन्होंने इसको दे दी थी। इसने भी वो साधना की थी जो उसके दादा ने बताई थी और उन्होंने बोला था कि बेटा ये एक ऐसी शक्ति है जिसने मेरा पूरी जीवन बहुत साथ निभाया है और इसको मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये तेरा जीवन भी सुधार है। तेरे बाकी भाई बहनों का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये तेरा जीवन सुधार देगी, बस तू नियम से चलना। इसने अपने दादा की बात मानी और वो यक्षिणी सिद्ध करके अपने पास बुला ली। पिछले 3 साल से यक्षिणी उसके साथ थी और वो यक्षिणी इसकी हमेशा मदद करती थी। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी है क्या, तो मैंने उससे पूछा कि यक्षिणी होती क्या, मुझे ये तो बता। उसने बोला कि भाई एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत है जो तेरी हर एक मनोकामना पूरी करती है, हर एक इच्छा पूरी करती है। तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। ये मेरे को भविष्य बताती है, मेरे साथ आगे क्या होने वाला है वो बताती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, इसको बहुत ही कड़ी तपस्या साधना से पाया जाता है। मेरे दादाजी ने ये मुझे दिया। तब घबराते हुए मैंने उससे बोला कि ये कोई आत्मा तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोला कि भाई ये कोई भूत प्रेत नहीं, बस एक ही शक्ति है, एक ताकत है जो मेरे साथ जुड़ी रहती है। मैंने उससे पूछा कि तू उसे देख सकता है, वो यहाँ पर है? उसे बोला कि वो 24 घंटे मेरे साथ रहती है। उसे बोला ये बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ हमेशा रहती है, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। मैं उसकी बात सुन के थोड़ा घबराने लगा, डरने लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई भूत प्रेत है। उसने मुझे समझाया कि तू डर मत, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये सिर्फ मेरे साथ ही जुड़ी है। लेकिन अगर मैं इसका नियम जो कायदा चीजें हैं उससे नहीं चला तो ये मुझे नुकसान भी पहुंचाती है। जो तूने आज मुझे देखा ना हवा में लटका हुआ, वो इसी की वजह से था। कुछ चीजें होती हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, अगर वो मैं करता हूं तो मुझे उसकी सजा भी मिलती है। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा भी होगा, इसीलिए मुझे सजा मिली। तूने देखा होगा मेरे शरीर पर काफी जख्म रहते हैं, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि जब मैं गलती करता हूं तो मुझे सजा मिलती है। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं उससे एक शब्द नहीं बोलता, मैं चुप रहता हूं। मैं बस कहता हूं कि अच्छा ठीक है। वो बस मुझसे ये कहता है कि भाई तू किसी को बताना नहीं कि मेरे पास क्या है। मैं कहता हूं कि ठीक है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद से उस दिन से मैं उससे फिर ज्यादा बातें नहीं करता। मैं उससे फिर बहुत ही कम बातें करता हूँ, चुप चुप रहता हूँ। मैं अपना जो मेरा काम होता है वो करता हूँ और आके अपना बिस्तर में चुपचाप लेट जाता। वो कई बार मुझसे बोलने की कोशिश करता कि भाई तू अब क्यों मेरे से बात क्यों नहीं करता, चुप चुप क्यों रहता। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, बस मेरा मन नहीं है। ऐसे ही करते करते हमारा आगे का समय बीत रहा था। हम लोग 4th सेमेस्टर में आ चुके थे और पढ़ाई चालू हो चुकी थी। वो भी अपनी पढ़ाई में लगा रहता था और मैं भी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसी चीज हुई कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज चौंक गया। मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज से क्लास लेकर लौटा था, वो पहले ही आ चुका था। मैं अपना बैग रूम में रख के वापस नीचे चला गया था अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे बाद मैं वापस हॉस्टल रूम में आया था कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने सिर्फ इसको देखा कि ये हॉस्टल रूम की जो बालकनी है, ये वहां पे खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा था। किसी से तो ये बात कर रहा था। मैंने इतना देखा कि कोई महिला थी जिसका मुझे सिर्फ हाथ दिखा, लेकिन मैं जल्दबाजी में था कि मैं आगे चीजें नहीं देख सका और मैं वहां से वापस लौट गया। मुझे लगा कि शायद इसके परिवार से कोई आया है जो हॉस्टल में आया है। मुझे नहीं पता था कि कोई और हो। मुझे लगा कि शायद इसकी माँ है या कोई बहन है जो उससे मिलने आई है। लेकिन दोस्तों वही था जब मैंने उसे आखिरी बार देखा। मैं आखिरी बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद से मैंने उसको आज तक, आज 2025 चल रही है, आज तक नहीं देखा। मैं जब शाम के समय वापस हॉस्टल रूम में लौटा तो वो रूम में नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो नीचे गया होगा। मैं खाना खा के मेस से वापस भी आ गया, वो तब भी नहीं आया। रात हो गई, वो तब भी नहीं आया। मैं सो गया, मैं सुबह उठा, वो तब भी नहीं आया।
फिर मैंने आस पड़ोस के जो हॉस्टल के रूम में जो लड़के थे, मैंने उनसे पूछा तुमने देखा इसे कहीं? उन्होंने बोला नहीं। सुबह जाके मैंने वार्डन से बात करी, मैंने कहा कि कोई आया था क्या जिसके साथ ये चला गया? उन्होंने बोला नहीं तो कोई भी नहीं आया था और ये तो कहीं गया ही नहीं है। मैंने बताया कि ये रात से नहीं मिल रहा है, ये रात से रूम में आया ही नहीं है। जब ये बात वार्डन को पता चली तो वार्डन ने भी चेकिंग बढ़ाई, देखा कि कहाँ है, वो नहीं मिला। ये बात और ऊपर गई तो टीचर्स को पता चली तो उन्होंने भी देखा कि कहीं वो नहीं मिल रहा था। पूरा कॉलेज देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाद में सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए गए कि कहीं वो कॉलेज से निकल तो नहीं गया। हर एक गेट, हर एक बाउंड्री को चेक किया गया लेकिन कहीं भी वो नहीं दिखा। ऐसा नहीं था कि वो कहीं से चला गया हो, दीवार टाप कर वो कहीं चला गया हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा कि वो कहाँ चला गया। ऐसी करके दिन बीत रहे थे और वो कहीं नहीं मिल रहा था। मेरे लिए तो वो ऐसी चीज थी मानो जैसे वो गायब हो गया। वो अपना सारा सामान हॉस्टल रूम में छोड़कर न जाने कहां चला गया था। 4th सेमेस्टर के बाद 5th सेमेस्टर आया, 6th सेमेस्टर आया और मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी हो गई, लेकिन वो बंदा लौट कर नहीं आया। जब वो नहीं मिला था तो उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कॉलेज की तरफ से कि ऐसा है कि वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके परिवार की तरफ से भी एक बहुत ही चौंका देने वाला रिएक्शन था। उन्होंने बस सुना और फोन रख दिया। अगर किसी का बच्चा खो जाता है, कहीं वो मिल नहीं रहा है, तो परिवार बड़ा ही चिंता में हो जाता है, लेकिन उसके परिवार का कोई रिएक्शन नहीं था। यहां तक कि पुलिस में कंप्लेंट कराई गई, पुलिस ने भी खूब ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन जब वो नहीं मिल रहा था, इतना समय बीत गया था, 5th सेमेस्टर में थे हम लोग, तो उसकी वो जो किताबें थी जो ब्राउन कलर की लिपटी हुई थी वो मैंने पढ़ी। मैंने वो देखा कि पढ़ता क्या है, तब मुझे पता चला कि ये कोई स्टोरी बुक नहीं थी, बल्कि ये तंत्र क्रियाओं की किताबें थी जो वो दिन रात पढ़ता रहता था। उसमें एक किताब थी जिसमें यक्षिणी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसमें वो नियम भी लिखे थे जो हमें पालन करने चाहिए। उसमें लिखा था कि हम जब भी यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो हम किसी पराई स्त्री को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। उसमें यह भी लिखा था कि यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद तुम अपने घर से दूर हो जाओगे, अपने घर में नहीं रह सकते। इसीलिए उसकी घर से कभी बनती नहीं थी। मैंने आज तक जितने भी समय वो मेरे साथ रहा, मैंने कभी भी उसको अपने परिवार से बात करते हुए नहीं देखा था, ना ही वो कभी घर जाता था। इसी वजह से उस दिन जब उसके परिवार को कॉल करके बताया गया, उसके परिवार को भी कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं लगा कि वो चला गया। उसमें इतनी सारी चीजें लिखी थी, इतने सारे नियम थे कि अगर उसको पालन नहीं करा तो यक्षिणी आपके साथ इतना बुरा कर सकती है कि आप सोच नहीं सकते। तब मुझे लगा कि शायद वो यक्षिणी थी जो उसे अपने साथ ले गई, या फिर उसका ऐसा कुछ हश्र किया कि वो मिल तक नहीं रहा है। वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन के रह गया कि वो लड़का कहाँ चला गया। आज भी इस कॉलेज में उस लड़की की चर्चा बहुत होती है कि एक लड़का था जो गायब हो गया, लेकिन मैं ही सबसे करीब था जिसने उसको अंदर से महसूस किया। वो कहाँ है, किस रूप में है, वो जिंदा भी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है और दावा से कह सकता हूं कि हो ना हो उसको यक्षिणी अपने साथ ले गई। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियां जल्द और लेके आऊंगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई कहानी के साथ में। नमस्कार।